चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो आज जो है लगभग लास्ट टॉपिक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। और इसके बाद आपका जो है एक टॉपिक बचता है एनवायरमेंटल करंट अफेयर, तो उसके लिए मैं सेपरेटली क्लास आप लोगों की लूंगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग और स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर टॉपिक एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में हम यहां पर जो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन का मतलब है कि जो कानूनन सपोर्ट जो है हमारे एनवायरमेंट को करे, तो उसके लिए जो है यहां पर जो आपके एक्ट्स लाए गए, और यहां पर 3 एक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बताइए भाई। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में सबसे पहला एक्ट कौन सा लाया गया, फिर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा एक्ट कौन सा लाया गया, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड एक्ट कौन सा आता है। इन 3 एक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनका जो है स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जो प्रावधान है, सेक्शंस हैं, इनके चैप्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई, फर्स्ट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट वाज, बताइए कौन सा था? वाटर पोल्यूशन एक्ट, जिसको हम सिर्फ वाटर एक्ट बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, जो कि आपका कब इनेक्ट हुआ? 1974 में इनेक्ट हुआ। तो इसको हमको डिस्कस करना है। दूसरा आपका एयर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट को हमको डिस्कस करना है। एयर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 को हमको डिस्कस करना है, 1981 को डिस्कस करना है। और तीसरा जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 को हमको डिस्कस करना है। यानी यहां पर जो है डिस्कस क्या करना है, कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें गिवन है, कितने जो है, कौन इनको लेजिस्लेशन बैक करता है, कौन सा लॉ के तहत जो है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत जो है इन लॉ को लाया, इन एक्ट को लाया गया, तो क्या इनके जो है पेनल्टीज हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमको यहां पर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए तो ये 3 लॉ को हम डिस्कस करेंगे। अगले 2 घंटे तक जो है हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, लेजिस्लेशन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक आपका सिंगल टॉपिक बचता है, दैट इज आपका करंट एनवायरमेंटल करंट अफेयर। तो जल्दी उसके लिए क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं, जो कि आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। दूसरा हमको क्या कवर करना है? सेकंड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। और थर्ड हमको क्या कवर करना है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हमको यहां पर कवर करना है। ये 3 टॉपिक को हमको यहां पर कवर करना है। तो चलिए पहला टॉपिक हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 को सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहां पर जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को यहां पर देखते हैं। अगर हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री और इसके ऑब्जेक्टिव को यहां पर हम समझेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। क्यों इसकी नेसेसिटी हुई, तो इस चीज को यहां पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये इनेक्ट हुआ 1974। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया कि बिफोर द 1974 वहां पर जो है किसी भी प्रकार के किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो या डोमेस्टिक डिस्चार्ज हो, उसको फ्रीली जो है फ्लोइंग वाटर बॉडीज में उसको सबमर्ज किया जाता था, जिसके कारण पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा। अब ये बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया था कि वाटर पॉल्यूशन को किस प्रकार से जो है बैक किया जाए, जो है इसको कानून सपोर्ट किया जाए, लेजिस्लेटिव बैक किया जाए। तो उसके लिए जो है फिर जरूरत पड़ी आपका 1974 में। फिर क्या किया गया? सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड इन 1974 टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फ्रीली डिस्चार्ज था उसको हमको प्रोवाइड करना था। मेजर फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लॉ ऑफ इंडिया, यही जो है
पहला मेजर जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने ये सबसे पहला लॉ को इनेक्ट किया। और ये कब जो है 1974 में इनेक्ट हुआ और 23 मार्च 1974 में ये फोर्स में आया। फोर्स का मतलब है लागू हुआ। और फिर जो है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट्स लिए, जिसमें कि आपका एडिशन ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन। और ये कब अमेंड हुआ? तो अमेंडेड इन 1988। तो 1988 में जो है इसका अमेंडमेंट होता है टू स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट पावर्स। और इसी में जो है एडेड, यहीं पर जो है एडेड नॉइस एज ए एयर पॉल्यूटेंट, एज ए एयर पॉल्यूटेंट। इसी अमेंडमेंट में, यानी इसी अमेंडमेंट में 1988, तो 1988 में अमेंड हुआ, यानी इसका मतलब है 1987 में जो है हमने यहां पर क्या किया, एयर नॉइस को वैसे ही ध्यान रखना कि ये 1987 में हम जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें जबकि वाटर पॉल्यूशन में कोई भी सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉरी ये आपका एयर पॉल्यूशन में था। चलिए ये आपका एयर पॉल्यूशन में था। 1988 में जो है इसको स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट पावर्स दी गई, जिसके कारण जो है द एक्ट कंटेन्स दी 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शंस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कितने 8 चैप्टर्स हैं और इसके कितने 64 सेक्शंस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब जो है आपका फोर्स में आया और कितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स। और 8 चैप्टर्स में फर्दर जो है सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस कितने हैं यहां पर 64 सेक्शंस हैं। और अलग अलग सेक्शन जो है अलग अलग इंपॉर्टेंस के लिए है, उनको अभी डिटेल में थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इस लॉ को फॉर्म करने का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट। वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ द वाटर, यानी जो वाटर फ्लोइंग वाटर है, जो भी रिसोर्सेज में है, जो भी आपके वाटर रिसोर्सेज है, उन वाटर रिसोर्सेज के क्लीननेस को जो है इंश्योर करना। तो ये जो है ये किसके लिए? वाटर रिसोर्सेज के लिए। तो वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि आप उस समय पर जो है जो भी वाटर पॉल्यूशन घरों से हो रहा था या इंडस्ट्री से, उसको बिना किसी हिचक के जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा था, किसमें? रिवर वाटर में या आपके जो है फ्लोइंग वाटर में, स्ट्रीम्स में। तो उन स्ट्रीम्स की होलसमनेस को बचाने के लिए जो है ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट आपका लाया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी लॉ के तहत, इसी एक्ट के तहत जो है, इसी एक्ट के तहत क्या बनता है? तो यहां पर सीपीसीबी बोर्ड बनता है एंड दूसरा आपका जो है एसपीसीबी बोर्ड बनता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सीपीसीबी एंड एसपीसीबी बोर्ड जो है किस लॉ के तहत जो है फॉर्म हुए? तो आंसर विल बी आपका जो है ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत, पॉल्यूशन एक्ट के तहत जो है ये सीपीसीबी और एसपीसीबी का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो कि मॉनिटर करने का काम करता है। किसको? ये इन दोनों को काम क्या है? इंडिया में जो है पॉल्यूशन को मॉनिटर करना, पॉल्यूशन को मॉनिटर करना और साथ में जो है आपका इंस्पेक्शन का काम भी इन्हीं का होता है। साथ में लेबोरेटरी में जो है जो भी सैंपल कलेक्शन है इन्हीं का काम होता है। तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि पॉल्यूशन मॉनिटर, चाहे वो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन है, उसको मॉनिटर करने का काम किसका? ये सीपीसीबी और एसपीसीबी। और ये बोर्ड का फॉर्म हुए अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत जो है इन दो बोर्ड्स को फॉर्म किया जाता है। इनकी क्या पावर्स होंगी, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर में आता है, किस जो है ये सेक्शन में आता है, ये इन सेक्शंस के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चल अब यहां पर अगर देखें तो मैंने डायरेक्टली यहां पर जो है इसकी पिक्चर उठाई है, आपको दिख रहा होगा। यहां पर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है यहां पर देखो, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी ये गलत लग गया आपका यहां पर,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अरेंजमेंट्स ऑफ डेफिनेशन, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेजर द प्रोटेक्ट एंड, ये गलत लग गया ये वाला, चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर ये वाला सही है, फेलियर टू कंप्लाई द डायरेक्शन। चलिए तो इस हिसाब से जो है इसमें कितने हैं, इसमें जो है टोटल 8 चैप्टर हैं और ये 8वां चैप्टर तो यहां पर सही लिखा है 22, 26, हाँ ठीक है, यही हाँ यही देखिए यहां एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है ये, वैसे ये गलत लिखा है यहां पर, ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट होना चाहिए था, ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट होना चाहिए था। वाटर पॉल्यूशन एक्ट में देखिए अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में, और ये तीनों में होगा भाई, 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन, देखो यहां पर ये सेक्शंस हैं, दीज आर दी सेक्शंस, और इन सेक्शंस में जो है ये आपके यहां पर क्या गए, ये आपके डिफरेंट यहां पर चैप्टर्स दिए गए। तो यहां पर अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं, तो ये आपके जो है यहां पर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और इसमें प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और नेक्स्ट जो है अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये आपका जो है सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, स्टेट वाटर लेबोरेटरी, एनालिसिस, लोकल अथॉरिटीज, तो टोटल नंबर जो है यहां पर कितना है, टोटल नंबर जो है ये कितना, यहां पर 8 चैप्टर और 64 सेक्शंस यहां पर दिए गए। चलिए अब इनमें आगे जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, उन इंपॉर्टेंट चीजें को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। इस पॉल्यूशन एक्ट को फॉर्म करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यानी कौन जो है इसको, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इसको बेस देता है, तो सबसे पहले जो है अंडर द आर्टिकल ये आपका 252 क्या बताता है कि वाटर जो है एक आपका स्टेट सब्जेक्ट है, बट इस आर्टिकल के तहत ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देती है कि कुछ जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन स्टेट सब्जेक्ट्स पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर लॉ फॉर्म कर सकती है। तो उस ये आर्टिकल 252 के तहत, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वाटर इज जनरली ए स्टेट सब्जेक्ट, ये किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु ये जो है, ये जो आपका आर्टिकल 52 ये आपका पार्लियामेंट को, या आप कह सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं सिंपली हम सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है हमारी पार्लियामेंट से, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पर भी, जो कि कंसर्निंग स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर भी क्या कर सकती है, लॉ को फॉर्म कर सकती है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर जो है ये लॉ फॉर्म हुआ, तो आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 252, और इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए, इस लॉ को और स्ट्रेंथ देने के लिए ये आपका जो है, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में ये जो है आपका इसको क्या करते हैं, और स्ट्रेंथ इस वाटर पॉल्यूशन एक्ट को देते हैं, जो कि पहला आर्टिकल 48A, और आर्टिकल 48A क्या बोलता है, ये आपका डीपीएसपी प्रोटेक्शन यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यानी ये स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, ये डायरेक्ट करती है कि आपको जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लॉ लाना चाहिए। और तीसरा जो है आर्टिकल 51G, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, तो ये सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी हो जाती है। तो ये सारे लॉ जो हैं, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड कराता है किसको, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को। तो यहां से ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, कौन इसको बैक करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है किसके तहत जो है ये आपका फॉर्म हुआ। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम यहां पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में आपका जो है चैप्टर 1 जो कि टोटल कितने चैप्टर हैं, यहां पर टोटल 8 चैप्टर है, और 8 चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, तो देयर आर टोटल 8 चैप्टर्स। कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, और 8 चैप्टर्स में
टोटल कितने जो है सेक्शंस है, तो टोटल 64 सेक्शंस है, 64 सेक्शंस है, 8 चैप्टर एंड 64 सेक्शंस इसमें अवेलेबल है। हर चैप्टर की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर आर्टिकल का, हर जो है सेक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो मैंने यहां पर सारे चैप्टर्स को और सारे सेक्शंस को नहीं लिया, जो आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं चैप्टर्स को यहां पर और उन्हीं सेक्शंस को यहां पर कंसीडर किया गया। जैसे कि देखो यहां पर चैप्टर 1 अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 1 अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2, जिसमें कि आपका क्या है, सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिया है और सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी है। तो शॉर्ट यहां पर सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, यहां पर जो है ये पॉल्यूशन होता क्या है, ऑलरेडी हम जो है ये डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी कंटामिनेंट्स जो वाटर को पॉल्यूटेट करे, कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर और अल्ट्रेशन ऑफ जो कि इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करे, चेंज करे, मेकिंग इट हार्मफुल, उसको पॉल्यूशन बोला जाता है। ये आपकी डेफिनेशन है। कहां पर, ये जो आपके ये लेजिस्लेशन जो आपको ये लॉ दिया गया, एक्ट दिया गया, उस एक्ट में पॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है। इसमें ट्रेड इफ्लुएंट, यहां पर ध्यान रखना कि ट्रेड इफ्लुएंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द ट्रेड इफ्लुएंट? ट्रेड इफ्लुएंट का मतलब है कि कोई भी किसी भी इंडस्ट्रियल प्रेमाइस से अगर कोई भी डिस्चार्ज वाटर में जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, तो किसी भी जो है इंडस्ट्रियल प्रेमाइस से अगर किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज उस वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी में जाता है, उसी को ट्रेड इफ्लुएंट बोला जाता है। एनी लिक्विड गैस और सॉलिड सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर द इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग द डोमेस्टिक सीवेज, तो उसको ट्रेड इफ्लुएंट बोला जाता है। और सीवेज इफ्लुएंट फ्रॉम द सीवेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल वर्क्स, उसको क्या बोला जाता है, सीवेज स्ट्रीम, इंक्लूड रिवर, ग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर एंड इवन ड्राई वाटर कोर्स, यानी जो भी वाटर का फॉर्म होगा, वाटर का सोर्स होगा, उन सभी वाटर सोर्स को यहां पर क्या बोला गया, स्ट्रीम बोला गया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not considered the stream as per water pollution and prevention and control of pollution act 1974। तो यहां पर देखिए कि स्ट्रीम जो है वो सभी वाटर बॉडीज जहां पर हम जो है किसी भी ट्रेड इफ्लुएंट या सीवेज इफ्लुएंट को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है, इवन आपका सी, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, स्ट्रीम में आ जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक डेफिनेशन जो है आपका चैप्टर नंबर 1 में यहां पर दी गई है। अब यहां पर देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि हमने बोला कि यही आपका लॉ, ये आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है 1974, ये जो है बोर्ड को फॉर्म करता है। कौन कौन से बोर्ड को फॉर्म करता है? ये आपका जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉर्म करता है, सीपीसीबी को, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉर्म करता है। अंडर विच चैप्टर, अंडर विच सेक्शन? तो आंसर जो है, आंसर क्या है, चैप्टर नंबर 2 के तहत सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसमें भी सेक्शन कितने, 3 से लेकर 15 तक जो है ये किसके लिए है, ये फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड, उनकी पावर्स एटसेट्रा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कौन जो है, कौन सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 3, और फिर उनकी पावर, उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उनके कार्य होंगे, क्या उनके कंसेंट होंगे, 3 से 15 तक जो है ये सेक्शंस क्या करते हैं, ये आपका जो है पावर, यहां पर जो है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में यहां पर बात करता है। तो अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो इसमें चेयरमैन जो है एक्सपर्ट जो कि एनवायरमेंट में होगा, वो जो है चेयरमैन, ऑफिशियल्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट बोर्ड्स होंगे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी इसमें मौजूद होंगे। इसका फंक्शन क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फंक्शन क्या है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, ये एडवाइस देता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किसको एडवाइस देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, यहां पर जो है मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये जो आपका मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री को कौन एडवाइज करता है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एडवाइज करता है। कोऑर्डिनेट स्टेट बोर्ड्स, तो स्टेट बोर्ड्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता करता है। कंडक्ट द रिसर्च ले डाउन दी आपका जो है यहां पर क्या है लैबोरेटरीज, और ये स्टैब्लिश क्या करता है? लैबोरेटरीज को स्टैब्लिश करता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, जो कि आपका जो है वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत जो है जिसको फॉर्म किया जाता है। सेकंड वन इज द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एसपीसीबी की बात कर रहे हैं। एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है? प्लान, इसके फंक्शंस क्या है? प्लान प्रोग्राम्स फॉर द पॉल्यूशन प्रिवेंशन, यही जो है पॉल्यूशन प्रिवेंशन। ग्रांट कंसेंट टू एस्टैब्लिश, सीटीई का मतलब क्या है? देखो ध्यान रखना, सीटीई और सीटीओ। सीटीई का मतलब है किसी भी इंडस्ट्री को अगर एस्टैब्लिश करना है किसी भी स्टेट में, उस स्टेट में ग्रांट देने का काम जो है एसपीसीबी का होता है। ध्यान रखना, सीपीसीबी ग्रांट नहीं देता। ग्रांट कौन देता है? ग्रांट जो है से ये आपका एसपीसीबी देता है, या इसके लिए ऑपरेशन के लिए ग्रांट कंसेंट टू ऑपरेट। और किसी इंडस्ट्री को अगर फॉर्म हो गई है तो उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए भी ग्रांट कौन सा देता है? एसपीसीबी। क्या देता है? नहीं सी बिल्कुल आता है, बिल्कुल क्रॉस चेक बिल्कुल आता है, सी भी स्ट्रीम्स में ही आता है। तो मैंने यहां पर लिखा नहीं परंतु उसमें है, डेफिनेशन में है, सी को भी स्ट्रीम में रखा गया है। ठीक है, आप इन जनरल लैंग्वेज में स्ट्रीम अलग है, और आप जो है इस लैंग्वेज इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत स्ट्रीम वो है, अगर इस सिनेरियो में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो स्ट्रीम वो है जहां पर हम अपने जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, तो उसी को स्ट्रीम बोला जाता है। कोई भी वाटर बॉडी है जहां पर हम अपने इस जो इफ्लुएंट हैं उन इफ्लुएंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको स्ट्रीम की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना कि हम जो है इन जनरल ज्योग्राफिकल पर्पज से देख रहे हैं। ज्योग्राफिकल पर्पज स्ट्रीम का, ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ द स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट है, परंतु अभी हम एक्ट ने डिफाइन किया है उसको। एक्ट डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रीम्स कौन सी होंगी, ये जहां पर आप उस इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सी जो है मेजर सोर्स है, किसका? मेजर सोर्स है उस इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करने का। क्यों? क्योंकि सी का जो डाइल्यूशन है वो एज कंपेयर टू अदर वाटर बॉडी वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वन ऑफ द मेजर स्ट्रीम जो है आपका क्या होगा? सी होगा। अब शायद पॉइंट आप जो है यहां पर समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु ग्रांट द कंसेंट और हु ग्रांट द कंसेंट, तो आंसर विल बी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्रांट द कंसेंट। और जो ये एससीपीसीबी है ये टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, ये रिसर्च असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। और कंसेंट देना और जो है कंसेंट देना या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बंद करना, उसके क्लोजर की पावर किसके पास होती है? उसमें इंस्पेक्शन की पावर, या वहां पर जो है इंस्पेक्शन करना, किसी इंडस्ट्री में एंट्री करना, किसी इंडस्ट्री की वाटर सप्लाई को बंद करना, किसी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद करना, या किसी इंडस्ट्री को फाइनली कंप्लीटली बंद करना, वो क्लोजर की पावर किसके पास होती है? क्लोजर की पावर जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होती है। तो बहुत ज्यादा पावर है, और आप जो है इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप इसी पर्टिकुलर जो है आप बोर्ड में आप जाने वाले हैं, तो आप अपनी पावर को यहां पर फील कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावर जो है एक एसपीसीबी के पास होती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होती है। देखो इसका काम क्या है? इंस्पेक्ट द इंडस्ट्रीज, सेट स्टेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, और यही स्टेट से
स्टेट यानी उस ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पर वहां के स्टैंडर्ड को सेट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई आपका इस प्रकार का जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के आसपास का जो एरिया पड़ता है, तो अगर वहां पर जो है स्टैंडर्ड वो आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो जो है लोकल एरिया के लिए जो है ये स्टेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करता है, मॉनिटर द वाटर क्वालिटी, और साथ में वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। और ध्यान रखना सेक्शन 18 जो है पावर टू गिव डायरेक्शंस, कौन? ये सेंटर। सेक्शन 18 जो है सेंटर गवर्नमेंट जो है वो सीपीसीबी को डायरेक्शन देने की पावर देता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है एसपीसीबी को पावर देने की बात करता है। तो किस सेक्शन के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एसपीसीबी और सीपीसीबी को पावर देते हैं? तो सेक्शन 18 के तहत जो है ये पावर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीपीसीबी को डायरेक्शन देता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन देता है। ये सेक्शन आपको यहां पर ध्यान होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, अब यहां पर जो है पावर्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर याद नहीं करने आपको याद करने हैं इनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। यहां पर पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये कौन? सेक्शन 20। और ये जो है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है इसके तहत कोई भी आपका जो है ये बोर्ड कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो ये डाटा जो है इंडस्ट्री से डाटा को कलेक्ट कर सकता है। और पावर ऑफ एंट्री एंड द इंस्पेक्शन, ये आपका कौन सा? सेक्शन नंबर 23 जो है पावर देता है किसको? बोर्ड को पावर देता है कि ये जो है किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है और वहां पर उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। कौन? ये आपका सेक्शन नंबर 23 इसको पावर देता है। और सेक्शन नंबर 21 जो है वो पावर देता है कि किसी भी इंडस्ट्री से जाकर वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है। और पावर टू इशू डायरेक्शन, ये आपका जो है यहां पर इशू टू डायरेक्शन, ये सेक्शन 33A, और जो कि आपका 1998 में ऐड हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच सेक्शन इज जनरली एडेड व्हेन वाटर पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1988? तो आंसर विल बी, तो आपका एक्ट 33 सेक्शन 33A जो है इसमें ऐड किया गया। और ये क्या करता है? यही पावर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने देखा पीछे कि 1988 में जो अमेंडमेंट होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इस स्ट्रेंथ के तहत ये जो आपके पास बोर्ड के पास जो है वो पावर होती है ऑर्डर क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री को अगर वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है, और बार बार जो है वो बार बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या बार बार जो है लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनके पास, बोर्ड के पास ये पावर है कि उस पर्टिकुलर जो है इंडस्ट्री को क्लोज कर सकता है, या स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, उस इंडस्ट्री की वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। कौन? यहां पर जो है सेक्शन 33A जो है इसको पावर देती है। तो दीज आर दी सेक्शंस ऑफ द पावर। तो यहां पर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, ये आपका 20, और 21 क्या है? टेक सैंपल फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, 21। और 23 किसको? पावर ऑफ एंट्री एंड द इंस्पेक्शन। और 33A जो है ये पावर देती है किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज किया जा सकता है, किसी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई को क्लोज किया जा सकता है। ये जो है आपकी क्या है? दीज आर द पावर रिलेटेड आपके सेक्शंस। तो ये पावर रिलेटेड सेक्शंस हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। पावर रिलेटेड सेक्शंस हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। पावर रिलेटेड सेक्शंस हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। पावर रिलेटेड सेक्शंस, तो ये पावर रिलेटेड सेक्शन जो है आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अब यहां पर जो है कंसेंट मैकेनिज्म, और इसी कंसेंट मैकेनिज्म को हार्ट ऑफ द एक्ट भी बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हार्ट ऑफ द एक्ट? किस एक्ट का? वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर
पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट सेक्शन 25 एंड 26 को हार्ट ऑफ द एक्ट बोला जाता है। हार्ट ऑफ द एक्ट क्यों बोलते हैं? तो यहां पर आप देखना कि इसी हार्ट ऑफ द एक्ट के तहत जो है कोई भी इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होता है। इंडस्ट्री अगर कोई फॉर्म होती है तो वो बोर्ड जो है उसको आर्टिकल 25 और सेक्शन 25 एक्ट के सेक्शन 25 और 26 में पावर देता है कि जो है बिना किसी कंसेंट के तो एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री डिस्चार्ज सीवेज ट्रेड इफ्लुएंट, यानी विदाउट प्रेयर कंसेंट ऑफ द एसपीसीबी नो पर्सन सेल एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री। बिना किसी एसपीसीबी के कंसेंट के कोई भी पर्सन जो है इंडस्ट्री को फॉर्म नहीं कर सकता है। और कोई भी पर्सन जो है सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट, ट्रेड इफ्लुएंट क्या है? ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हुआ, ये ट्रेड इफ्लुएंट जो है ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हुआ, और सीवेज जो है जो जनरल आपका जो है घरों से निकल रहा है, जो घरों से डिस्कार्डेड लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, तो इनको बिना कंसेंट के एसपीसीबी के कंसेंट के इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। तो अगर आप देखें कि हमारा मेन पर्पस क्या था, इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस क्या था? इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस था कि हमको वाटर पॉल्यूशन को रोकना था। और वाटर पॉल्यूशन कैसे रोका जाए? अगर कंट्रोल किया जाए किसके ऊपर? इंडस्ट्रीज के ऊपर, या कंट्रोल किया जाए डोमेस्टिक सीवेज सप्लाई के ऊपर, तो बताओ कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इस एक्ट का जो सेक्शन है 25 एंड 26 इसको क्या कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर इन सेक्शंस को क्या बोला गया? इन सेक्शन को जो कि आपके कंसेंट मैकेनिज्म सेक्शंस हैं, इनको हार्ट ऑफ द एक्ट बोला गया। इसलिए जो है ये आपका क्या है? दिस एक्ट आर द इंपॉर्टेंट। और यहां पर दो टाइप के कंसेंट होते हैं। एक कंसेंट टू एस्टैब्लिश कि किसी पर्सन को इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले कंसेंट लेना चाहिए। फिर जो है दूसरा आपका क्या? कंसेंट टू ऑपरेट। अब एस्टैब्लिश तो हो गई, क्या वो गाइडलाइंस को, करेक्ट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? जो कि आपका एसपीसीबी यानी जो एक्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, या आपका जो है एयर पॉल्यूशन एक्ट हो, या आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो, क्या उसके तहत जो है वो आपके जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश हुई है, उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो उसके बाद अगर वो चीज जो है सही निकलती है, फिर जो है कंसेंट टू ऑपरेट, फिर उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का कंसेंट मिलता है। और ये सब किसके पास पावर है? तो दीज आर द पावर ऑफ एसवीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यहां पर क्या है? पावर है। क्योंकि इसके वजह, अगर ये जो आपका सेक्शन देने की वजह क्या थी इस पर्टिकुलर, चाहे वो एयर पॉल्यूशन एक्ट हो, या वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो, या आपका जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये जो है किसकी वजह से? तो यहां पर इंपॉर्टेंट केस हुआ था आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पॉल्यूशन केस, और इसमें क्लोजर ऑफ पॉल्यूटिंग, और यहां पर ओलियम जो है, यहां पर जो है ओलियम गैस, तो यहां पर जो है ओलियम गैस, ये ओलियम गैस डिस्चार्ज, ये ओलियम गैस लीक की वजह से, वो ओलियम गैस लीक की वजह से, और ओलियम गैस लीक जो है कहां पर? दिल्ली में। ये कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में ओलियम गैस लीक का एक प्रकरण हुआ था, तो उस प्रकरण में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और कई लोग जो है उसमें जो है हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो उस वजह से एमसी मेहता उस समय पर जो है एक एनवायरमेंटल लॉयर थे। इन लॉयर ने जो है एक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया। उस केस के तहत जो है इस पर्टिकुलर ओलियम गैस लीक जो कि आपकी एक इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री को शट डाउन करना पड़ा। तो ये जो है आपका क्लोजर ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट ऑफ द वाटर एक्ट को जो है ये क्या करता है? ये लॉ जो है इसको इन्फोर्स करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ जो है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण, जो कि आपका डिसाइडिंग फैक्टर, और जो इन एक्ट्स को, जो भी आपके वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो, या आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट हो, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो,
इनको पावर देता है, स्ट्रेंथ करता है? तो आंसर विल भी आपका क्या है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस का जो है ये वाला केस था। तो चलिए, तो अब आगे की हम यहां पर बात करते हैं। तो आगे आपका जो है पेनल्टीज का सेक्शन, अगेन पेनल्टीज का सेक्शन भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेनल्टीज का सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस पेनल्टीज के सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेनल्टीज का सेक्शन क्या है, ये आपका जो है 41 से लेकर आपका 45 जो है ये पेनल्टीज का सेक्शन है। यहां पर पेनल्टीज क्या है भाई, पेनल्टीज क्या है? तो यहां पर जब हम पेनल्टीज की बात करते हैं, जब पेनल्टीज की बात करते हैं तो इंप्रिजनमेंट कितना है, तो 1.5 ईयर का टू दी 6 ईयर, तो 1.5 साल से लेकर 6 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट अगर जो है इन लॉ को फॉलो नहीं किया, इस एक्ट को फॉलो नहीं किया। दूसरा, फाइन में एक्सटेंडेड टू दी थाउजेंड्स पर डे, तो अगर जो है अगर फाइन में एक्सटेंड टू दी थाउजेंड्स पर डे, तो अगर जो है पेनल्टीज यहां पर और लगाई जाती है और बार बार जो है वो वहां पर जो है फॉल्ट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है पेनल्टी को थाउजेंड्स पर डे को यहां पर एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो एडिशनल डेली फाइन जो है इसमें लगेगा। इट कंटिन्यूड बियॉन्ड 1 ईयर, इंप्रिजनमेंट अप टू कितना, ये 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट यहां पर हो सकता है। तो इनिशियल कितना है 1.5 ईयर टू आपका 6 ईयर, और मैक्सिमम कितना 7 ईयर तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आपका जो है आर्टिकल 41 एंड 45 के तहत जो है, सॉरी सेक्शन 41 एंड 45 ऑफ द वाटर एक्ट के तहत जो है ये पेनल्टीज यहां पर जो है डिफाइन की गई है। दूसरा, ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, अगर कोई कंपनी ऑफेंस कर रही है तो उसके लिए सेक्शन यहां पर कौन सा 47, पर्सन इन चार्ज डीम टू द गिल्टी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा सेक्शन जो है, किसी इंडस्ट्री में जो पर्सन इन चार्ज है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार के लॉ को फॉलो ना करके, लॉ नहीं फॉलो किया जाता और जो है कोई कौन गिल्टी होगा, तो आंसर विल बी आपका जो पर्सन इन चार्ज है वही वहां पर गिल्टी होगा। यानी जो पनिशमेंट है वही आपके ऑफेंसेस बाय द कंपनीज का पनिशमेंट जो है उसी पर्सन इन चार्ज पर होगा, क्योंकि वही जो है रिस्पॉन्सिबल है जितने भी नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। कोई भी नॉर्म्स अगर फॉलो नहीं होगा तो पर्सन इन चार्ज जो है उसको गिल्टी माना जाएगा। ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये आपके कहां पर, ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये कहां पर, ये सेक्शन 48 में जो है आपका दिया गया है। ये कौन से सेक्शन 48 में यहां पर आपका दिया गया है। तो दीज आर द सेक्शंस ऑफ द पेनल्टीज। तो कौन सा सेक्शन 41 से लेकर आपका जो है सेक्शन 45 तक जो है ये पेनल्टीज के आपके सेक्शन है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बात करते हैं यहां पर वाटर सेस एक्ट। वाटर सेस एक्ट जो है ये कब इनेक्ट हुआ और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वाटर सेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं, और वाटर सेस एक्ट 1977 में ये इनेक्ट होता है। इसका पर्पस क्या है, लिवे एंड कलेक्शन ऑफ द सेस ऑन वाटर कंजप्शन। वाटर कंजप्शन पर जो है गवर्नमेंट वाटर सप्लाई आपको प्रोवाइड कराती है, तो उस वाटर सप्लाई का आपसे वाटर सप्लाई का जो है बिल आपसे कलेक्ट करती है। तो वो बिल जो है वो क्या है, वो वाटर सेस ही है। तो किससे, कंजप्शन से, वाटर कंजप्शन से, लिवे एंड कलेक्शन ऑफ द सेस ऑन वाटर कंजप्शन। वाटर कंजप्शन से जो सेस कलेक्ट होता है वो किसके अंतर्गत, ये वाटर सेस एक्ट 1977 के तहत। और इंडस्ट्रीज यूजिंग मोर वाटर पे सेस, तो यहां पर इंडस्ट्रीज में एज कंपेयर टू डोमेस्टिक नीड, तो डोमेस्टिक सप्लाई के मुकाबले अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में ज्यादा पैसा पे जो है उनको करना होता है। इनकरेज द इंस्टॉलमेंट ऑफ ईटीपी। ईटीपी का मतलब है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ईटीपी का मतलब है कि कोई भी जो है यही सेस एक्ट के तहत ये इंडस्ट्री को डायरेक्ट करता है कि अगर किसी भी प्रकार का इफ्लुएंट वो बना रहे हैं, इसकी किसी भी प्रकार का जो है इफ्लुएंट वहां से उनकी इंडस्ट्री से निकल रहा है, उस इंडस्ट्री से निकलने वाले इफ्लुएंट के लिए वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए ताकि जो है उस
इफ्लुएंट को उसी पर्टिकुलर लोकल स्टेशन पर उसको ट्रीट किया जा सके और फाइनली फिर जो है उस वाटर को उस पर्टिकुलर जो इफ्लुएंट है उसको डिस्चार्ज किया जा सके। तो ईटीपी का मतलब क्या है? ईटीपी का मतलब है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसको क्या बोला जाता है? ईटीपी बोला जाता है। और रिपील्ड इन 2017 सम्ड अंडर द जीएसटी फ्रेमवर्क। तो इसको जीएसटी फ्रेमवर्क में लाने के लिए रिपील की गई थी 2017 में। और जो चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर नंबर 8 में मिसलेनियस जो है आपके यहां पर मिसलेनियस सेक्शन है, जो कि 51 से आपका कितना है, ये 64 सेक्शंस हैं। और इसमें जो है कि जो आपका ये जो है पावर देती है, इस एक्ट को पावर देती है, ये सेक्शन इस एक्ट को पावर देती है कि एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में भी ये एक्शन ले सकता है। रूल मेकिंग पावर्स, इसी के तहत जो है वो रूल मेकिंग पावर्स, पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि कहीं पर अगर उनको जो है एनवायरमेंट से दिखता हुआ अगर गलत दिख रहा है तो वो गुड फेथ में एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, ये रूल मेकिंग पावर, तो उन जो है लोकल बॉडीज के लिए वो क्या कर सकते हैं? रूल को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कौन देता है? ये पावर देता है मिसलेनियस सेक्शन जो है 51 एंड 64। और इसी के 51 एंड 64 ये जो है आपका क्या है, इसी के साथ ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है आपका कंप्लीट होता है। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आपको ध्यान रखना है, बाद में इनकी समरी जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा। बताओ यहां पर पॉइंट क्लियर हो गए? बताइए भाई, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? जल्दी से बताएं यस और नो। इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसको स्क्रॉल करना है आपको, ठीक है, ताकि जो है चीजें आपके जो है दिमाग में रहें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखा है, बस यही आपको पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ने, पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वही आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, इनकी पावर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और जो आपके ये अदर जो भी मैंने आपको यहाँ पर सेक्शंस पढ़ाए वो जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से बताइए भाई। फिर जो है नेक्स्ट हम एक्ट की तरफ हम चल रहे हैं, और नेक्स्ट एक्ट है जो है आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट। तो एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 जो है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बताइए यस और नो। चलिए तो नेक्स्ट जो आपका, तो यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद रखने हैं, जो कि अब देखे कि इसकी समरी है, ये किसकी? वाटर पॉल्यूशन एक्ट की समरी है ये। वाटर पॉल्यूशन एक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के इंपॉर्टेंट समरी है। क्या समरी है? आप यहां पर देख सकते हैं। सेक्शन 2 क्या देता है? सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। इफ्लुएंट पॉल्यूशन से जो है सीवेज इफ्लुएंट, ट्रेड इफ्लुएंट क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है, उसके बारे में डेफिनेशन देता है। सेक्शन 16 बताता है सीपीसीबी की फंक्शनिंग। सेक्शन 17 बताता है किसकी? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो है फंक्शनिंग। सेक्शन 1 बताता है कि जो है किस प्रकार से सैंपल कलेक्ट करना है। सेक्शन 24 प्रोविजन की बात करता है। सेक्शन 25 26 जिसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ द एक्ट। इनको बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है हार्ट ऑफ द एक्ट। यही जो है आपका क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ एक्ट कहलाता है। हार्ट ऑफ एक्ट कहलाता है, जो कि कंसेंट, और यहां पर जो है ये कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, कौन से दो टाइप के कंसेंट होते हैं? एक होता है सीटीई, एक होता है सीटीओ। कंसेंट टू ऑपरेट और दूसरा आपका कंसेंट टू एस्टैब्लिश। ये दो प्रकार की क्या होती है? कंसेंट होती है। और फिर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये जो आपका ये कब ऐड किया गया? बताओ भाई, ये कब ऐड किया? सेक्शन 33A जो है ये कब ऐड किया? ये आपका 1988 के अमेंडमेंट में इसको ऐड किया, जो कि क्लोजर पावर देती है
क्लोजर पावर देती है, किसके? इंडस्ट्री की क्लोजर पावर देती है। और अगर हम यहां पर क्लोजर पावर या आपको जो है पावर वाटर सप्लाई को बंद करना है या वहां पर जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद करना है तो कौन से सेक्शन के तहत? 33A के तहत। और अगर हम सेक्शन 41, 45 की बात करते हैं तो ये जो है आपका पेनल्टीज के बारे में डिस्कस करता है। और पेनल्टीज जो है 1.5 आवर ईयर से लेकर 6 ईयर तक की जो है यहां पर क्या होती है? इम्प्रिजनमेंट होती है। और सेक्शन 47 ये आपका कंपनीज के बारे में, कंपनीज के ऑफेंस के बारे में, और सेक्शन 49 जो है ये कॉग्निजेंस के बारे में जो है यहां पर बात करता है। तो ये आपके एग्जाम में यहां से जो है फाइनली इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। यानी अगर सार ऑफ द स्टोरी अगर हम बोले तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम बोलें तो मोरल ऑफ द स्टोरी के लिए ये जो आपका पेज है, ये पेज आपको जो है कहीं ना कहीं याद रखना है। अगर आपने पीछे की स्टोरी को समझा हो तो आप इस पर्टिकुलर जो है यहां पर यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहां पर बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 की यहां पर बात करते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, तो कब इनेक्ट हुआ? 1981। तो सेम लाइक जो है हम इसकी भी बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो है इनेक्टेड कब? 1981 में इसको इनेक्ट किया गया। देखिए यहां पर जो है ये 1987 में इसका अमेंडमेंट हुआ, मेजर स्ट्रेंथनिंग। और इसी में ही क्या किया गया? इसी में ही नॉइस को एज ए एयर पॉल्यूटेंट, नॉइस एज ए एयर पॉल्यूटेंट यहां पर ऐड किया गया। एयर पॉल्यूटेंट यहां पर ऐड किया गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसी अमेंडमेंट किसके? एयर पॉल्यूशन एक्ट के अमेंडमेंट के तहत जो है 1987 में नॉइस को एज ए एयर पॉल्यूटेंट जो है अपार्ट फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड गैस जो है, जो नॉइस है, नॉइस को किसमें ऐड किया गया? नॉइस को एज ए एयर पॉल्यूटेंट इसमें ऐड किया गया। ठीक है, इनेक्टेड आफ्टर इंडियन पार्टिसिपेटेड इन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ट्रीटी है। और इस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो लॉ फ्रेम करने के लिए बोलता है? तो इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत आर्टिकल 253 यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 253 जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देता है या गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जो है इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो करते हुए लॉ फ्रेम करता है। तो यानी अगर देखें 252 जो कि आपका क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है, और उस स्टेट सब्जेक्ट पर जो है हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। और अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन एक्ट, वो किसके कारण जो है ये लॉ फ्रेम हुआ? ये आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। और इस इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो करने के लिए अगर इंडिया इसका मेंबर है और इस पर्टिकुलर ट्रीटी को फॉलो करने के लिए इंडिया जो है वो बाधित है लॉ फ्रेम करने के लिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमको पार्लियामेंट को राइट देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो है उस पर्टिकुलर पॉल्यूशन एक्ट को, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना सके। तो ये कौन सा? तो आर्टिकल 253 के तहत जो है ये पर्टिकुलर आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका इनेक्ट होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इनेक्टेड अंडर द आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का मतलब है यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है यहां पर इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसके इफेक्ट के लिए जो है आर्टिकल
253 के तहत जो है वो क्या बना सकती है, लॉ को बना सकती है। और इसमें कितने 7 चैप्टर्स एंड 54 सेक्शंस हैं, और ये 54 सेक्शंस इसमें जो है हटा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है 7 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली कितने 54 सेक्शंस हैं। कब इनेक्ट किया गया, 1987 में इनेक्ट किया गया। दूसरा जो है किस आर्टिकल के तहत, तो अंडर आर्टिकल 253 के तहत। और कितने चैप्टर्स हैं, देयर आर 7 चैप्टर्स एंड आपके कितने 7 चैप्टर्स एंड 54 सेक्शंस। तो अगर हम पीछे की बात करें किसके, अगर हम वाटर पॉल्यूशन एक्ट की बात करें तो देयर आर 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शंस। कितने 8 चैप्टर है और 64 सेक्शंस है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स टू इंप्लीमेंट, जो कि आपका कहां पर जो है कहां पर फॉर्म हुए, जो आपके एयर पॉल्यूशन एक्ट, सेम लाइकवाइज जो है यहां पर जो है आपका क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स टू दी। और यहां पर बोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, अगेन वही सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को यहां पर देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि द एयर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है आपके यहां पर क्या है, तो ये जो है यहां पर देखिए भाई, ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। तो अगेन वही सेक्शन कितने हैं, यहां पर 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं और एंड 54 जो है यहां पर क्या है, 54 सेक्शंस अवेलेबल है। ये तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अगेन सेक्शन 1 एंड 2 जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड जो है कमेंसमेंट और डेफिनेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करता है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन जो है सेंट्रल, चैप्टर 3 और 4 जो सॉरी सेक्शन 3 एंड 4 सीपीसीबी एसपीसीबी के बारे में बात करता है। ये जो है आपका यहां पर जो है यानी ये बोर्ड के बारे में, किसके, चैप्टर 2 आपका सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एयर पॉल्यूशन है। और चैप्टर 3 पावर्स एंड फंक्शंस, यहां पर ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ये पावर्स, तो पावर्स, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड और पावर्स गिवन टू द डायरेक्शंस। और ये आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो यहां पर जो है एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए चैप्टर 5 में ये आपका 19, 20, 21, 22 ये जो आपके क्या हैं, दीज आर दी चैप्टर्स। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट का ये कहां तक है, ये 33 तक जो है। और अगर फंड एंड अकाउंट्स की बात करते हैं, ऑडिट, ये आपका 32 से लेकर 36। और पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की बात करते हैं 37 से लेकर जो है ये 46। और मिसलेनियस आपका 47 से लेकर 50 तक और 51 तक। और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 54 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और द शेड्यूल्ड ओमिटेड, ये वाला शेड्यूल जो है यहां से हटा दिया गया। तो अब कितने बच गए, 53 सेक्शंस यहां पर बच गए। परंतु अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो जनरली आपका 54 सेक्शंस ही पूछे जाते हैं, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहां पर अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, जो कि अब कब अमेंडमेंट हुआ, 1987 में अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें इंक्लूजन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन को इसमें ऐड किया, एडेड सेक्शन 31 पावर टू इशू डायरेक्शंस, तो इसमें 31A पर जो है वो सेक्शन को ऐड किया गया। और स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज के लिए जो है यहां पर अमेंडमेंट किया गया। तो आपसे ये अमेंडमेंट भी पूछा जा सकता है कि 1987 में कौन कौन से इसके अमेंडमेंट होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे हम यहां पर बात करते हैं। तो देखिए भाई चैप्टर 2 बोर्ड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो यहां पर जो है बोर्ड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन,
तो सेक्शन 3 से लेकर आपका सेक्शन कितने 15 तक नो सेपरेट बोर्ड इज क्रिएटेड। सिर्फ कौन से नो सेपरेट बोर्ड, कौन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड बोर्ड हैं, जो कि आपके किस में बने थे, वो आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट में बने थे, वही बोर्ड रहेंगे, यानी एसपीसीबी एंड सीपीसीबी। बोर्ड constituted under the water act also function under the air act। ये कौन, ये आपका चैप्टर 2 सेक्शन 3 से 15, और इसमें जो है आपके कौन से, एक तो आपका सीपीसीबी होगा और एक आपका एसपीसीबी होगा। यहां पर सेक्शन 16 फंक्शन ऑफ सीपीसीबी अगेन वही है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट द एसपीसीबी, ले डाउन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नार्क्स, कलेक्ट एंड पब्लिश द टेक्निकल डाटा। और कलेक्शन और डाटा जो है पब्लिश, डाटा को पब्लिश करने का काम किसका है, ये सीपीसीबी का है, सीपीसीबी का। और सेक्शन 17 फंक्शन ऑफ एसपीसीबी, प्लान स्टेट लेवल प्रोग्राम्स, इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज, ग्रांट कंसेंट, अगेन वही आपका जो है सीटी एंड सीटीओ। तो आप कहीं पर भी चाहिए किसी भी जो है एक्ट में जाएं तो ग्रांट कमीशन का किसका है, तो किसके पास जिम्मा है, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी ये क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। तो ये किसके फंक्शंस ऑफ द एसपीसीबी एंड जो है आपका सीपीसीबी। चलिए पावर टू इशू, तो यहां पर पावर टू इशू द डायरेक्शन, तो ये आपका जो है 31A, ये कब पावर टू इशू डायरेक्शंस, ये कब 31A जो है ऐड किया गया, जो कि आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट में 33A में जो है उसको ऐड किया, 1988 में 33A ऐड किया गया, वो भी पावर का सेक्शन था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा स्ट्रेंथ जो है इस एक्ट को प्रोवाइड कराता है। इसके तहत जो है सीपीसीबी क्या कर सकता है, सीपीसीबी कैन ऑर्डर क्लोजर, स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलेट प्रोसेस। मोस्ट पावरफुल इन्फॉर्मेंस जो है इन्फोर्समेंट सेक्शन है, कौन सा, ये वाला 31A जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फोर्समेंट सेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, चैप्टर 5 में पेनल्टीज एंड प्रोसीजर है, जो कि आपका सेक्शन कहां से 37 से लेकर सेक्शन 46 होता है। तो सेक्शन 37 क्या है, फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 21 और 22। तो आपके पनिशमेंट अगेन वही सेम पनिशमेंट यहां पर रखा गया है, और फाइन रखा गया, कंटिन्यूइंग ऑफेंस एडिशनल फाइन जो है, और इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़ तक कर कितना 60 साल तक हो सकती है। तो इनिशियल कितना है, तो इनिशियल सेम वही पनिशमेंट सेम रखा गया है, जो कि आपका सेम एज वाटर पॉल्यूशन एक्ट। तो सेम एज वाटर पॉल्यूशन एक्ट। तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो भी आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो भी आपका जो है वो क्या रखा गया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो भी जो आपकी पेनल्टीज रखी गई है, सेम पेनल्टी इसमें भी रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे यहां पर जो है ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से इस एयर पॉल्यूशन एक्ट के। तो एयर पॉल्यूशन एक्ट के अगर हम इंपॉर्टेंट जो है यहां पर एक्ट्स देखें तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन सा है, तो सेकंड जो है वो डेफिनेशन का है, 16th जो है सीपीसीबी की फंक्शनिंग का है, 17th जो है एसपीसीबी के फंक्शन का है, 19th जो है कंट्रोल एरिया, इनके कंट्रोल एरिया क्या है, 21 कंसेंट का है। अगेन इसको हार्ट ऑफ एक्ट अगेन इसको बोलेंगे। और सेक्शन 22 जो है एमिशन स्टैंडर्ड्स, 24/6 जो है ये सैंपलिंग का है, 31A क्लोजर, और ये मोस्ट पावरफुल एक्ट है। 37 पेनल्टीज के बारे में, और 40 जो है वो किसके बारे में, कंपनीज के बारे में। ये किसके हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ किसके, एयर पॉल्यूशन एक्ट है। तो एयर पॉल्यूशन एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है ये सारे सेक्शंस जो है
आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आप कहेंगे कि तीनों से, तो देखना तो तीन तीन क्वेश्चन जो है तीनों से पूछे जाएंगे, और तीन तीन क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस के यहां पर या इनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बेसिस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो कॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए, वहां पर अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका जो है एयर पॉल्यूशन एक्ट। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं थर्ड जो आपका एक्ट है, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसी को अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है। दिस वन पर्टिकुलर एक्ट इज नोन एज अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट का मतलब है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सभी एक्ट इसमें आ जाएंगे, और सभी एक्ट आ जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसी को अम्ब्रेला एक्ट इसको बोला गया। अम्ब्रेला एक्ट इसको बोला गया क्योंकि ये सभी जो है सभी पूरे एनवायरमेंट को बचाने के लिए सभी एक्ट्स जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, चाहे वो आपके साथ यहां पर जो है अगर हम बात करें तो इसके अंडर जो है 7 एक्ट्स आते हैं। कौन से 7 एक्ट्स आते हैं, तो वो 7 एक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, कब इनेक्ट हुए, तो उन 7 एक्ट्स के बारे में भी हम आगे जानेंगे, जिसमें कि 3 एक्ट तो आपके कौन से हैं, 3 एक्ट तो आपके जो है वो कौन से हैं, 3 एक्ट जो है आपका वाटर पॉल्यूशन, सॉरी 2 एक्ट जो है आपके वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, और दूसरा आपका जो है एयर पॉल्यूशन एक्ट है, और तीसरा इसी में वाटर सेस एक्ट है, वो एक्ट होगा, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट होगा। ये सारे के सारे एक्ट जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको अम्ब्रेला एक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला एक्ट इसको बोला जाता है। सबसे पहले अगर इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का हम बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव देखें तो कब इनेक्ट हुआ, 1986 में, और फोर्स में कब आया, ये आपका 19 नवंबर 1986 में, 19 नवंबर 1986 में, आफ्टर इनेक्टेड आफ्टर दी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद इसको इनेक्ट किया गया, और कंटेंस ध्यान रखना यहां पर 4 चैप्टर और टोटल कितने सेक्शन है, 26 सेक्शन है। ये देखो भाई, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बाद में हम इनके कंपैरिजन भी करेंगे, तीनों को कंपैरिजन भी करेंगे, आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। तो देखो मैंने यहां पर जो है एक एक पेज में इनको सबको समराइज करा, अब लास्ट में जो है तीनों को एक ही जगह पर हम समराइज कर देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत सुविधा आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, बहुत आसान जो है आप लोगों के लिए, आसानी से आप जो है वहां पर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ हैजार्डस एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। ये जो है नोट, इसी को क्या बोला जाता है, दिस पर्टिकुलर एक्ट नोन एज जो है अम्ब्रेला एक्ट, बिकॉज इट कवर्स द ऑल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, और इसी के अंडर जो है सारे के सारे जो है जितने भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, अम्ब्रेला एक्ट बोला गया। क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अम्ब्रेला एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, देन द आंसर विल बी आपका ईपीए 1986। क्लियर है, चल अब इसके जो है सेक्शंस के बारे में, क्योंकि कितने 4 चैप्टर और 26 सेक्शंस इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है इसका क्या है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो भी उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक्ट बनाए। उसी जो है आर्टिकल के तहत, जो कि आपका अंडर द आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग द इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और साथ के साथ जो है यहां पर इसको कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें कि 48A जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट,
51A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी, और आर्टिकल 21 भी जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमको जो है फ्री इन्वायरमेंट में रहने का हमको क्या है, ये हमको जो है हमारी फ्रीडम है। तो आर्टिकल 21 भी जो है इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है जो कि इस लॉ को फॉर्म करने के लिए और इस लॉ को जो है स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, फिर इनकी समरी करके फिर आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके हम जो है यहां पर इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, तो सबसे पहला जो है अगर हम यहां पर देखें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो 1986 की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपके पास ये जो आप ये देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 4 चैप्टर्स हैं, 4 इसमें चैप्टर्स होंगे, 4 चैप्टर्स होंगे, 4 चैप्टर्स हैं और एंड 26 सेक्शंस हैं, एंड 26 सेक्शंस इसमें मौजूद होंगे। पहला तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शंस इसमें मौजूद है। अगेन वही 1 एंड 2 जो है ये आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको जो है जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर देखो, यहां पर फॉर्म नहीं हुआ, यहां पर किसका, एसपीसीबी सीपीसीबी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पावर देती है। तो ये अगर हम यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उसको पावर देती है। ये जो आपका 3 से 6 सेक्शन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, ये पावर्स के रूल है, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो 7 चैप्टर 3 में 7 से लेकर जो है यहां पर कितने 17 हैं, और फिर जो है मिसलेनियस में आपका जो 8 से लेकर कितने हैं, यहां पर 26 है। इसके आपके क्योंकि यहां पर शॉर्ट है तो ये आपको यहां पर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ईपीए का आपको जो है यहां से पूछा जाता है। तो आपका ये 10वां नंबर का पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन जो है ये कौन सा है, 10वां है। और 11वां आपसे पूछा जाता है कि सैंपल जो है किस सेक्शन के तहत ईपीए लेता है, तो पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर 11th। तो एनवायरमेंटल लेबोरेटरी से रिलेटेड कौन सा है, ये आपका 12 है। और अगर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है पेनल्टी से रिलेटेड कौन सा है, 15 यहां पर पेनल्टी से रिलेटेड है। तो ये आपको रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट ये 14, ये जो आपसे ये जो क्वेश्चन है यहां से आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो यहीं से जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब इनके इंपॉर्टेंट जो है हम चैप्टर्स और सेक्शंस को यहां पर डिस्कस करते हैं। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर 2, चैप्टर 1 वही सेक्शन, चैप्टर 1 में आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 अगेन वही आपका जो है टाइटल का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और दूसरा आपका डेफिनेशन का होता है। ठीक है, तीनों में आपका सेम है। अगर हम यहां पर जो है चैप्टर 2 की बात करते हैं, किसके, ईपीए के चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ईपीए का चैप्टर 2 जो है सेक्शन 3 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, coordinate the actions of the state authorities, lay down standard for the emission discharge, restrict areas of the industry, establish environmental laboratories। कौन, ये सेक्शन 3। तो क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आंसर विल बी आपका सेक्शन 3 जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। तो सेक्शन 3 ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सेक्शन पावर जो है सेक्शन 5 जो है ये पावर देता है, पावर टू इशू डायरेक्शंस। किसको इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर क्लोजर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, ना कि बोर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट, ना कि आपका यहां पर बोर्ड। तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द ऑर्डर, क्लोजर ऑर्डर, stop electricity and the water, regulate the industry. This is the most powerful section of the act। तो यहां पर ये
5 जो है ये पावर टू इशू द डायरेक्शन, जिसमें कि आप इसको बोल सकते हैं ये आपका क्लोजर का भी है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ये क्लोजर का भी एक्ट है, क्लोजर का भी सेक्शन है। तो क्लोजर का सेक्शन यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी को, किसी पर्टिकुलर जो है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अगर बंद करना है अंडर दी ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो कौन पावर देता है, तो सेक्शन 5 जो है इसका पावर देता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन 6 क्या देता है, रूल्स टू रेगुलेट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। रेगुलेशन के लिए कौन सा है, तो यहां पर सेक्शन 6 जो है ये रूल्स टू रेगुलेट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एयर वाटर सॉइल हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये जो आपके क्या है एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए सेक्शन नंबर 6 है। 3, 5, 6 जो है आपने यहां पर इनको याद रखा। और फिर इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं सेक्शन 10 जो है वो किसका है, पावर ऑफ एंट्री एंड द इंस्पेक्शन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को उस किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है इंस्पेक्ट और एंटर करने का उसका जो है अपना राइट है। तो सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 11 जो है सैंपलिंग प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन 12 एंड 13 इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात करता है। और सेक्शन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 जो है ये बोलता है पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट अप टू कितना, ये बहुत बार देखो दोनों में कितना है 1.5 ईयर से लेकर कितना 6 ईयर, और इसमें क्या है इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू कितना 5 ईयर का है। फाइन कितना है आपका 1 लाख का है। और काउंटिंग ऑफेंस एडिशनल फाइन, और एडिशनल फाइन जो है यहां पर डे कितना, तो पर डे जो है 5000, तो 5000 पर डे, तो 5000 पर डे जो है आपको क्या है यहां पर अगर कंटिन्यू ऑफेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो 5000 पर डे जो है वो फाइन को पे करना पड़ेगा। इफ कंटिन्यूड बियॉन्ड 1 ईयर इम्प्रिजमेंट अप टू कितना 7 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी सीपीसीबी में सॉरी स्टेट आरएसपीसीबी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर ऑफेंस कंटिन्यू हुआ तो पर डे कितना फाइन लगता है, तो पर डे कितना है 5000 का फाइन लगता है। कितना फाइन है, फाइन अप टू कितना 1 लाख। परंतु अगर कंटिन्यू ऑफेंस होगा एडिशनल फाइन पर डे कितना 5000 जो है वो पे करना होगा। और सेक्शन 19 जो है इसका कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में यहां पर बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन से जो सेक्शंस को हमने यहां पर कवर करा, पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमने यहां पर कवर करा। आगे अब यहां पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस किसके, ये इन्वायरमेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। तो 1986 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहां पर क्या है सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो सेक्शन 2 अगेन वही सेम दोनों में ये डेफिनेशन का है। सेक्शन 3 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेक्शन 5 पावर टू इशू डायरेक्शन, यही जो है क्लोजर का पावर भी है, यही क्लोजर का पावर भी है, ध्यान रखना क्लोजर का पावर भी है। और सेक्शन 6 रूल मेकिंग पावर जो है। सेक्शन 7 एमिशन लिमिट, और सेक्शन 8 हैजार्डस सब्सटेंस, सेक्शन 11 सैंपलिंग, सेक्शन 15 पेनल्टीज, और सेक्शन 24 यहां पर पेनल्टीज जो है ध्यान रखना पेनल्टीज अप टू कितना है 5 इयर्स एंड आपका 1 लाख। और आपका कंटिन्यू के लिए अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस जो है 5000 पर डे, 5000 पर डे जो है आपको ये ध्यान रखना है, 5000 पर डे का जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका कौन सा, तीनों सेक्शंस को, तीनों एक्ट को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम इनका क्या देखते हैं, इनकी समरीज को अगर हम यहां पर देखते हैं तो इस ईपीए के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कितने एक्ट आते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर जो है ये आपका ये 7 एक्ट आते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986 EIA नोटिफिकेशन 2006, हैजार्डस वेस्ट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, ये सारे के सारे रूल्स जो है दिस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आते हैं। ऑल मेजर
एनवायरमेंटल रूल्स डेराइव पावर फ्रॉम ईपीए। तो सभी जितने भी मेजर एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं वो कहां से पावर लेते हैं? तो कौन से? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के यहां पर पावर लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर जो है हम तीनों का कंपैरिजन देखते हैं। यहां तक क्लियर होगी चीजें? बताइए भाई, यहां तक क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर है कि नहीं? बताइए, यस और नो, यस और नो, तीनों चीजें क्लियर है? वाटर पॉल्यूशन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहां पर आपके इनके चैप्टर्स, सेक्शंस, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद रखने हैं। यस और नो? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं, हम कंप्लीशन की तरफ है। जल्दी से बताएं, यस और नो? ये कौन वेव कर रहा है? अच्छा, चलिए, ये कौन है? मोहम्मद सर, व्हाट इज द कॉग्निजेंट ऑफेंस? कॉग्निजेंट ऑफेंस जो है सीरियस ऑफेंस होते हैं, बहुत सीरियस ऑफेंस होते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जो है उसको हार्म पहुंचे, उसको बोला जाता है कॉग्निजेंट। ऑल अदर केयर। कॉग्निजेंट ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर किसी की जान चली गई, अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से उसका इफ्लुएंट डिस्चार्ज गया किसी पानी में, एग्जांपल दे रहा हूं, किसी इंडस्ट्री का जो है केमिकल्स किसी वाटर बॉडी में गया और उस वाटर बॉडी से वाटर को कंज्यूम करके किसी की जान चली गई और फाइंडिंग्स में आपका आ गया, तो किसी की जान जाना एक कॉग्निजेंट ऑफेंस है, यानी उसको मर्डर बोला जाता है। तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा और ये मर्डर जो है आपका कॉग्निजेंट ऑफेंस होता है, यानी होता हीनियस क्राइम, जिसको आप बोल सकते हैं। हीनियस क्राइम जो है ये कॉग्निजेंट ऑफेंस के अंदर आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, चलिए चलिए, अब यहां पर कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। देखो तीनों है, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 एंड ईपी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए, सबसे पहले फुल नेम क्या है दोनों के? तो फुल नेम आप लोगों को पता है, फुल नेम क्या है? तो फुल नेम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एयर 1974, दूसरा आपका 1981 एंड थर्ड जो है आपका 1986। ठीक है, ट्रिगर इवेंट ग्रोइंग वाटर पॉल्यूशन, ग्रोइंग वाटर पॉल्यूशन। तो इसके लिए जो बेसिस है वो बेसिस क्या है? आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 इसके लिए बेसिस है। तो यहां पर बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसका बेसिस क्या है? तो इसका बेसिस है, बेसिस की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बेसिस क्या है? यहां पर बेसिस है, इसका बेसिस है आर्टिकल 252, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 जो है इसका क्या है? बेसिस है। ठीक है, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यानी जो है किसका, अगर हम बात करें एयर एक्ट और ईपीए भोपाल गैस ट्रेजेडी, दोनों का बेसिस अगर देखें तो दोनों का बेसिस जो है, दोनों का बेसिस कौन सा है? दोनों का बेसिस जो है यहां पर आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 कौन? ये जो आपका दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट जो है किसके अंडर जो है? ये अंडर आपका अंडर आर्टिकल 253 जो है ये आपके दोनों एक्ट फॉर्म हुए हैं। और अगर हम इसकी बात करें वाटर एक्ट, तो ये किसके अंडर जो है अंडर 251, अंडर 252 आर्टिकल, जो कि आपका वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है और उस स्टेट सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है वो क्या बना सकती है? एक्ट बना सकती है। स्कोप क्या है यहां पर? स्कोप क्या है?
वाटर बॉडीज को हमको क्या करना है, हमको बचाना है, हम होने से बचाना है। एयर इंक्लूडिंग द नॉइस, और नॉइस कब ऐड किया गया इसमें, 1987 में, और इसमें एयर वाटर लैंड ऑल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नेचर क्या है, स्पेसिफिक, किसके लिए स्पेसिफिक है, वाटर के लिए। ये क्या है, ये भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक किसके लिए, एयर के लिए है। और ये क्या है, पूरे एनवायरमेंट को, इसलिए इसको क्या बोला गया, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इसके लिए इसको अम्ब्रेला एक्ट बोला गया। अगर हम वाटर एक्ट की बात करें तो यहां पर कितने, 8 चैप्टर एंड 64 क्या है, सेक्शंस हैं। अगर हम एयर पोल्यूशन एक्ट की बात करते हैं 7 और अप्रोक्सीमेटली 54 क्यों बोला, क्योंकि 54 तो जो है अमिट हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए तो 7, 53, परंतु जनरली जो है 7 एंड 54। और अगर हम ईपीए की बात करते हैं तो यहां पर कितने, 4 चैप्टर्स और 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये तीनों के सेक्शंस और चैप्टर्स को याद रखना है। जहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक कंपैरिजन हमने देखा, तीनों का कंपैरिजन यहां पर हमने इसको देखा। चलिए अब और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है इनके सेक्शंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द जो है इस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो डेफिनेशन जो है वाटर एक्ट में भी डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 में है, सभी में सेक्शन 2 में है, सभी में सेक्शन 2 में है। अगर हम कंसेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि कंसेंट मैकेनिज्म, दो टाइप के कंसेंट, एक आपका सीटीई कंसेंट टू एस्टैब्लिश और दूसरा आपका सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट। तो कंसेंट मैकेनिज्म जो है वाटर एक्ट में किस सेक्शन में, 25, 26 हार्ट ऑफ दी जो है एक्ट बोला जाता है। और एयर एक्ट में सेक्शन 21 और ईपीए में नॉट स्पेसिफिक रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स। इनको किसके थ्रू, इनको रेगुलेट किया जाता है, डिफरेंट जो है हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग रूल्स हो गया, आपका बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल हो गया, या आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो गया। इन सबसे जो है इसको क्या किया जाता है, इन रूल से इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन जो है यानी कहां पर 24 में प्रोविजन यानी, और यहां पर सेक्शन 22 में प्रोविजन और 7 में प्रोविजन के बारे में बोला गया है। सैंपलिंग के बारे में वाटर एक्ट में सेक्शन 21 और एयर एक्ट में 26। और यहां पर कौन से सेक्शन में, ये सेक्शन नंबर जो है 11 में जो है यहां पर बोला गया है। क्लोजर पावर देखो यहां पर ये सेक्शन 38 अमेंडेड इन 1988 में, 1988 में इसको अमेंड किया। और इसमें सेक्शन 31 जो कि आपका अमेंड किया गया कब, 1987 में इसको अमेंड किया गया। और इसमें सेक्शन 5 जो है वो क्लोजर पावर देती है। क्लोजर पावर का मतलब है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोजर पावर का मतलब है जो है किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज करना, शट करना, या किसी भी इंडस्ट्री की पावर सप्लाई को रोकना, किसी भी इंडस्ट्री की वाटर सप्लाई को रोकना, ये जो है आपका क्या है, ये क्लोजर पावर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेनल्टी। पेनल्टी यहां पर सेक्शन 41 एंड 54 यहां पर सेक्शन 37 पेनल्टी के लिए, और सेक्शन 15 जो है यहां पर पेनल्टी का सेक्शन है। ऑफेंस बाय द कंपनी ये आपका 47 के लिए, और ये आपका 46 सेक्शन 40। और फिर अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 16, और कॉग्निजेंस ऑफेंस की बात करते हैं, हीनियस क्राइम की बात करते हैं तो वो सेक्शन 49 फॉर द वाटर पोल्यूशन एक्ट। और अगर हम एयर पोल्यूशन एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 43, और अगर हम किसकी बात करते हैं ईपीए तो सेक्शन 19। दीज इंपॉर्टेंट, दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। तो देखो अब मैंने समराइज कर दिया है, तो तीन पेज जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे अल्टीमेटली, अगर आपने पीछे की कहानी को आपने समझा है। क्लोजर एंड डायरेक्शन पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लोजर एंड डायरेक्शन पावर, वाटर एक्ट क्लोजर पावर कौन देता है, ये आपका सेक्शन 33A, और एयर एक्ट सेक्शन 33। ये कब अमेंड हुआ, ये आपका जो है अमेंड हुआ 1988 में अमेंड होता है। ये कब अमेंड होता है, 1987 में अमेंड होता है। किसके पास पावर है, अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। ये क्लोज इंडस्ट्री क्लोज कर सकते हैं,
परंतु ईपीए जो कि इसको क्लोजर पावर सेक्शन 5 देता है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अगर हम करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, तो इनका क्लोज, रेगुलेट और स्टॉप यूटिलिटीज, ये जो है आपके पास अथॉरिटी किसकी है, क्लोजर अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जबकि वाटर और एयर पॉल्यूशन एक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अथॉरिटी है। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्लोजर एंड डायरेक्शंस पावर को यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए पेनल्टीज का कंपैरिजन अगर हम देखें, पेनल्टीज का कंपैरिजन अगर हम देखें तो वाटर एक्ट में देखो, वाटर एक्ट में पेनल्टीज क्या है, यहां पर 1.5 to 6 ईयर है, विद फाइन क्या है, विद फाइन, और मैक्सिमम टर्म कितना है, काउंटिंग ऑफेंस में कितना, 7 साल तक का है। सेम लाइक आपका जो है एयर एक्ट में 1.5 to आपका 6 ईयर विद फाइन, और ये आपका जो है अगर मैक्सिमम टर्म्स की बात करते हैं तो 7 ईयर, और अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो अब तो कितना है, 5 ईयर है, और यहां पर ₹1 लाख to 5,000 ईच डे, ये आपका जो है कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए 7 ईयर प्लस आपका कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो ये आपके जो है यहां पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये ईच डे वाला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये जो है आपका यहां पर कंप्लीट होता है। और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो वाटर एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, ये आर्टिकल 252 है, एयर एक्ट का 253 और ईपीए का भी 253, यानी ये जो है आपका क्या है, ये जो है ये आपका किसके कारण, ये आपका जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो कि आपका एक इंटरनेशनल क्या है एग्रीमेंट है, उसको इफेक्टिव के लिए, उसके इफेक्टिवनेस के लिए आर्टिकल 253 जो है ये पार्लियामेंट को पावर देती है टू इनेक्ट द एक्ट, तो किसी भी एक्ट को वो इनेक्ट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो 252 क्या है, ये जो है ये आपका वाटर जो है ये कैसा, वाटर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और उस स्टेट सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट का अधिकार है रूल बनाना, तो वो आर्टिकल 252 के तहत वाटर पॉल्यूशन एक्ट आपका फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। बताओ इनमें किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भाई। तो ये जो है हमारा टॉपिक यहां पर ये कंप्लीट होता है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों के लिए पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है इन एक्ट्स की, तो वहां से जो है उन पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन उसमें रखे गए, वो 150 क्वेश्चन जो है आप पढ़ सकते हैं, और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ एक आधा क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारी क्लास यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम अंडर द सेक्शन, तो कौन सी यहां पर जो है डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम, देखो आप कौन कह रहा था, ये अब यहां से आपको पता चलेगा, जय जगन्नाथ जी, आपको यहां से पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम जो है ये आपका क्या है, सेक्शन 2 में, सेक्शन टू ऑफ वाटर एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के सेक्शन 2 में स्ट्रीम्स को जो है यहां पर डिफाइन किया गया। स्ट्रीम्स वो है, वो वाटर बॉडीज हैं जहां पर जो है वो डिस्पोज किया जा सकता है। तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा, सी और टाइडल वाटर, दीज आर इंक्लूडेड इन स्ट्रीम्स। सब जो है सबरेनियन वाटर्स हो गया, रिवर एंड वाटर कोर्स, ये सारी की सारी किस्में, तो जो भी आपका वाटर बॉडी है वो सारी की सारी स्ट्रीम के अंदर आएंगे, और एटमॉस्फेरिक वाटर डज नॉट कम्स अंडर दी स्ट्रीम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे हम बात करते हैं, विच अथॉरिटी हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। बताओ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया को डिक्लेयर करने का, किसी एरिया को डिक्लेयर करने के पास किसके पास अथॉरिटी है, बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सीपीसीबी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, किसके पास पावर है किसी एरिया को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित करना। बताओ जब भी हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं,
तो मेजर अथॉरिटी आपकी सीपीसीबी एसपीसीबी है, ना कि आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट है। तो किसके पास, तो यहां पर जो है सीपीसीबी, यहां पर जो है सीपीसीबी, तो सीपीसीबी के पास अथॉरिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर जो है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया उसको घोषित करे। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, which section of EPA 1986 define the penalty of conservation of the acts provision? बताओ कौन सा एक्ट जो है पेनल्टीज को डिफाइन करता है? Which act defines the penalties? पेनल्टीज को डिफाइन करने वाला एक्ट कौन सा है? बताइए भाई, पेनल्टीज को डिफाइन करने वाला एक्ट कौन सा है? इनमें से बताओ किसके लिए? EPA 1986 के लिए, EPA 1986 के लिए बताओ कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 15 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेनल्टीज का अगर हम तीनों के लिए देखें, अगर हम पेनल्टीज का तीनों के लिए देखें तो पेनल्टीज का तीनों देखो यहां पर जो है पेनल्टीज का वाटर एक्ट में 41 से 45, 37 किसके लिए, एयर एक्ट में, और सेक्शन 15 किसके लिए, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी आपका ऑप्शन सी। चले, व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म्स फॉर द फर्स्ट ऑफेंस अंडर द सेक्शन 15 ऑफ ईपीए? कितना रखा गया है भाई, बताओ। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म्स फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, अगर कंटिन्यूइंग है तो अलग होगा, फर्स्ट ऑफेंस के लिए कितना रखा गया है बताइए भाई। फर्स्ट ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट कितना रखा गया, जल्दी से बताएं। इम्प्रिजनमेंट फॉर द फर्स्ट ऑफेंस कितना रखा गया है? देन द आंसर विल बी, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी। अरे ऑप्शन डी जो है ये कंटिन्यूइंग, फर्स्ट ऑफेंस की बात कर रहे हैं, ये कंटिन्यूइंग के लिए है, कंटिन्यूइंग के लिए है। फर्स्ट ऑफेंस के लिए हमेशा कितना है, 5 साल, फर्स्ट ऑफेंस के लिए 5 साल, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस अप टू मैक्सिमम अप टू कितना हो सकता है, 7 ईयर हो सकता है, ठीक है। चलिए, The Environmental Protection Act 1986 was enacted under which article of the Indian Constitution? बताइए कौन से आर्टिकल के तहत जो है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना? आर्टिकल 48A, 51A, 25, 253 या आर्टिकल 21? तो किसके तहत, कौन इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देता है इसको? तो आंसर विल बी, तो आर्टिकल 253 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है, ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। और अब जो है एनवायरमेंटल करंट अफेयर जो है शाम के समय पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, फिर आपका जो है ये चैप्टर ही यानी जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ये जो आपका लेजिस्लेशन मेजर्स हैं, एसपीसी नहीं, एसपीसीबी नहीं दिया है किसको, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एसपीसीबी डायरेक्ट जो सॉरी सीपीसीबी डायरेक्ट एसपीसीबी, ठीक है। तो वहां पर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट गवर्नमेंट। तो वहां पर कौन सा, सीपीसीबी होगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका जो है पूरा लेजिस्लेशंस जो इसमें कि हमने तीनों एक्ट को यहां पर कवर किया। तो लगभग जो है आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। एक आपका इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स आपका बच रहा है, जिसको मैं इवनिंग के टाइम पर लेकर आऊंगा, और फिर आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए पीडीएफ हमने अपलोड करी है विद आंसर्स, तो वो जरूर पीडीएफ आप देखें। जो है आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों को पीडीएफ हमने प्रोवाइड किए, और जितने भी हमसे पॉसिबल हो सका सारी रात जग कर जो है हमने मेहनत करी है। हमारी पूरी टीम जो है पीछे से बैकएंड से मेहनत कर रही है, और रात भर जो है मैं कंटेंट बना रहा हूं आपके लिए, हो चाहे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए हो या आपके करंट अफेयर के लिए हो। तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। लगभग जो है जब से ये आपका ये अनाउंस हुआ एग्जाम, तब से लगभग 2 से 3 घंटे हम सोए होंगे। रात को 2 से 3 घंटे सिर्फ सो रहे हैं आजकल, ठीक है। सिर्फ आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज का इफेक्टिवनेस जो आपने एग्जाम में जरूर दिखाना है, ठीक है। तो जरूर एक हम मैराथन सेशन प्लान कर रहे हैं। जब ये पूरा सिलेबस आपका निपट जाएगा तो हम एक मैराथन सेशन फाइनल
फाइनल मैराथन सेशन आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि सारी चीजों को हम इंक्लूड करेंगे, मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी इसको रखते हैं। अब आपका जो है शाम को मैं क्लास लूंगा जिसमें कि एनवायरमेंटल करंट अफेयर, बाकी आपको टाइमिंग का पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।